हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होता है और उसका स्टेप क्या है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आज का अपना टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने गोल तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो यहाँ पे आ रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। पहली चीज है लर्निंग। पहली चीज एल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फिजिक्स में एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप सबसे पहले मान लो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आप ध्यान दें। आप पढ़ते हैं उसमें, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब देखिए, इसको आपको ठीक से पढ़ना जरूरी है। पहली चीज यहाँ पे लर्निंग में पहली चीज है कि आप ठीक से पढ़ें। इसमें कहा जाता है कि इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट then it continue remain at rest until and unless external net force is applied on it। माने अगर आप इस पर नेट फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको पता होना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर v कॉन्स्टेंट है तो इफ ऑब्जेक्ट moving in uniform motion it remain continue unless external net force applied on it। माने अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है और रेस्ट में रह सकती है। यानी यहाँ से आप समझ जाए नेट फोर्स जीरो होने पे इसका पूरा जो समरी है वो क्या है। समरी ये है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन देयर इज दो पॉसिबल। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये फाइनल समरी आपको ठीक से समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, ये फाइनल समरी आपको ठीक से समझ में आना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो मान लेते हैं आपको समझ में आ गया कि नेट फोर्स जीरो होने पर v जीरो हो सकता है या v कांस्टेंट हो सकता है। ये कैसे आ रहा है इसको मैथमेटिकली समझिए। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत छोटे से, F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे a का मतलब होता है dv बाई dt। तो ये ज़ीरो है, अगर m तो ज़ीरो हो नहीं सकता तो ये ज़ीरो होगा। तो dv बाई dt अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट r v इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये आपको अच्छे से मान लीजिए समझ में आ गया। ठीक है, पूरी प्रोसेस समझ में। अब बात आती है सबसे पहले कि आप फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन मूव हो रहा है। इसमें आगे की तरफ जो है एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा है F, पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो है ऑफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है। ठीक है, और ये एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आपसे कोई पूछे इसमें से F ज़्यादा होगा या R ज़्यादा होगा, R जो है रेजिस्टेंस फोर्स है, F ड्राइविंग फोर्स है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देंगे ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो चल रहा है। गलत आंसर है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। F इज इक्वल टू माइनस R। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स
0। अब देखिए वर्टिकल में मोशन ही नहीं हो रही, तो अब थ्रस्ट फोर्स भी कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू mg होगा। तो ये चीज जब आपको प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चंस में समझ में आने लगे, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, वहां से आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ये ऑब्जेक्ट का मास m1, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स F लगाया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम जो है 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए नेट फोर्स ऑन मास m1, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, नेट फोर्स ऑन मास m1। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कहीं है तो टेंशन निकालेंगे कि यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे टेंशन T1, ये फोर्स m1g, ये फोर्स F, ये सब, जबकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जब तक क्लियर कट नहीं होगी कि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स 0 होगा। कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। यहाँ पे टेंशन 0 नहीं होगा, अगर एग्जाम में टेंशन पूछा जाए तो 0 नहीं होगा, एफ पूछा जाए तो 0 नहीं होगा, बट कौन सी चीज पूछी जाए, नेट फोर्स, तो वो कैसा आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है। ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब थोड़े एडवांस बता देते हैं आपको। ये देखिए आप, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, रेडियस r है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो अपने आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। क्यों, स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, यहाँ कोई नेट फोर्स होगा, उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बारीक माइनर डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स को स्पीड से कोई मतलब नहीं, फोर्स को किस चीज से मतलब है, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो फोर्स वहां पे होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। इसी में एक और क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में बहुत बार पूछा जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है, इससे एक पार्टिकल कनेक्टेड है, ये सर्कुलर पाथ में हो रहा है, स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है। आपसे पूछा जाए क्यों चला जाता है, क्योंकि जब स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो ये जो टेंशन फोर्स था ये डिसअपीयर हो जाता है। तो जब फोर्स डिसअपीयर हो जाता है तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, ये पार्टिकल जो है अपनी इनिशियल डायरेक्शन में जाए, और इनिशियल डायरेक्शन इसकी यही थी, वेलोसिटी। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं मोशन इनर्शिया, वो भी इसी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, उसका नाम है मोशन इनर्शिया। मोशन इनर्शिया ये होता है कि आप अगर किसी मूविंग बॉडी से डिटैच होंगे तो उसकी वेलोसिटी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी। इसको हिस्ट्री भी कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ द मोशन। कभी भी एक्सेलरेशन हिस्ट्री में नहीं मिलता, ध्यान रखें, सिर्फ वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें से आपने एक स्टोन को रिलीज किया तो ये स्टोन अंडर द ग्रेविटी आ जाएगा, तो इस पर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगी, तो ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी ऐसी। इस चीज को कहते हैं मोशन इनर्शिया। तो अब ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट रूल में अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब अल्टीमेट पॉइंट क्या है फर्स्ट रूल का, एक और, ये सब चीज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से आएंगी। और आपको जितने भी लोग पढ़ाते हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, वहां प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा देते हैं, फर्स्ट रूल का छोड़ देते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब फर्स्ट रूल में मास्टर नहीं हो पाते तो सेकंड और थर्ड में कैसे हो सकते हैं। अब आखिरी में आप जो, और जब तक आप एनएलएम नहीं सीखेंगे फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, कितना ही पढ़ लें आप, 1D कितनी पढ़ लें, 2D पढ़ लें, डिफरेंशिएशन पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, अल्टीमेट आप फिजिक्स पे वो मास्टर कमांड
नहीं ला सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको न्यूटन के माइंड सेट तक पहुंचना ही होगा। तो आखिरी पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूटन का माइंड सेट था वो ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड only in inertial frame of reference. What is the inertial frame of reference? Inertial frame is the frame which is at rest or moving with constant velocity. Unaccelerated observer is inertial frame of reference. If observer itself accelerated, that is not inertial frame, that is non-inertial frame. तो ये सबसे हाई लेवल का पॉइंट था पहले रूल का जो मैंने आपको बताया। तो देखिए इस तरीके का कोर्स जो है हम लोग जल्दी ही डिज़ाइन कर रहे हैं, पूरा आपको जल्दी मिलेगा, जिसमें एक एक स्टेप मतलब आपको एक्चुअल में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। कोच लाइक ए कोच, क्रिकेट कोच, फुटबॉल कोच, जस्ट नॉट टीचिंग कि आपको टीच कर दिया छोड़ दिया, नहीं, आपको एक्चुअल में सिखाया जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा और उस लेवल तक पहुंचेगा जहां पे आप एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आप एक चीज ध्यान रखें कि नीट लेवल की फिजिक्स, जेईई मेंस लेवल की फिजिक्स कोई भी बच्चा सीख सकता है, एनीबॉडी, कोई भी बच्चा। एडवांस लेवल की फिजिक्स की बात अगर की जाए तो उसमें बच्चे का भी टैलेंट बहुत जरूरी है, पैशन होना जरूरी, बट नीट और जेईई मेंस कोई भी बच्चा सीख सकता है। चलिए थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चीज पर न्यूटन सेकंड लॉ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में।